ओके स्टूडेंट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, लखनऊ समझौते लखनऊ समझौते पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, लखनऊ समझौते पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहीं पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लखनऊ है ना, ये यूपी की तो राजधानी है और ये गोमती नदी पर है। गोमती जो रिवर है, जो कि यमुना की सहायक है। गोमती नदी किसकी सहायक है बेटा? यमुना जो हमारी नदी है उसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो 1916 में यहाँ पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, 1916 में। ठीक है, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लखनऊ के अधिवेशन में ही जो बिहार का राजकुमार शुक्ला था वो महात्मा गांधी से मिला था और उसने चंपारण के जो किसान थे उनकी दुर्दशा के बारे में बताया था। आफ्टर दैट क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद 1918 में जो मुस्लिम लीग थी ये एक होगी और 1924 में मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से बिल्कुल जड़ से अलग हो गई थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। सोमनाथ मंदिर पर जो हमला किया था वो 1026 में किया था वैसे तो, लेकिन आप कभी कभी 1026 से 27 भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये सोमनाथ का जो मंदिर है ये गुजरात के काठियावाड़ में है। कहाँ पर है? काठियावाड़ में है। सोमनाथ का जो मंदिर है ये गुजरात के काठियावाड़ में है। काठियावाड़ में है। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है सोमनाथ का मंदिर, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय यहाँ पर जो है सोलंकी जो वंश था उसके शासकों ने शासन किया था जब महमूद गजनवी ने यहाँ पर अटैक किया था। ठीक है, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स, वाल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जिम्नास्टिक से है। किस खेल से है? जिम्नास्टिक से। ठीक है, तो सभी छात्र कृपया ध्यान दीजिए बेटा। अब फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो एसएससी एमटीएस, एसएससी जो एमटीएस है 2022 का जो पेपर है उसको हम देख रहे हैं, क्योंकि 27 जून 2024 को 27 जून 2024 को आपकी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आएगी और 24 जून को जो है सीजीएल की वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी। ठीक है, फोर्थ है द जोया फैक्टर। द जोया फैक्टर अनुजा चौहान द्वारा लिखित एक उपन्यास है। द जोया फैक्टर जो है अनुज चौहान द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नई किताब है। पांचवा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था बेटा? चाणक्य द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चाणक्य कौन था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। ठीक है, इसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, इसने किताब लिखी है अर्थशास्त्र, और ये जो अर्थशास्त्र किताब है या राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से संबंधित किताब है। इसमें कूटनीति के बारे में बताया गया है। कूटनीति के बारे में बताया गया है और हमारे देश की जो कूटनीति है वो इसी पर आधारित है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र जो है एक राजनीति की किताब है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नेक्स्ट, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है इसका मतलब। आप इसको कृत्रिम गर्भाधारण भी बोल सकते हैं। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला। भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। ठीक है, तो भूत आराधना मतलब भूतों की आराधना करना, यानी भूतों को खुश करने के लिए जो डांस किया जाता है जिसे भूत कोला बोलते हैं, इसका संबंध है कर्नाटक से। ठीक है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजा गया गुड़ का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच
जो कब भेजा गया था 1854 में। कब भेजा गया था बेटा 1854 में भेजा गया था। तो वुड का वुड अच्छा ही लिख रहा है तो ऊपर ही भाई। तो वुड डिस्पैच कब आया था 1854 में आया था, ठीक है। और ये किससे संबंधित था, ये आपका शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। वुड डिस्पैच जो है 1854 में भेजा गया था। इस समय आपके जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, डलहौजी। कौन था, डलहौजी। ये उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इसका संबंध जो है शिक्षा से था। कहाँ से था बेटा, शिक्षा से। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के उत्तर में है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल है, जो कि भारत के उत्तर दिशा में है, याद रखना। तो भारत और नेपाल के बीच में जो नदी सीमा बनती है उसे हम कौन सी नदी के नाम से जानते हैं, काली नदी के नाम से। कौन सी नदी, काली नदी के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसे काली नदी, काली रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि नेपाल के काली नामक गांव से निकलती है। भारत में इसका जो नाम है शारदा नदी है और घग्गर नदी है, ठीक है। तो काली, शारदा एंड घग्गर जो है एक ही नदी का नाम है। इस बात को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हाय, एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जो कभी दुनिया में किसी का गुलाम नहीं हुआ, ठीक है। इस बात को आप याद रखना। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, औरंगजेब। एक नंबर का ऐबदार था, ठीक है। तो एक मुगल सम्राट था, नाम क्या था इसका, औरंगजेब था। इसने कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। कोशिश तो पूरी करी लेकिन टूटा नहीं इस पर, ठीक है। कैलाश मंदिर है ना, अभी क्यों नहीं टूटा, क्योंकि ये कैलाश मंदिर जो है ना ये पत्थर को काट के बनाया गया है। आजकल के इंजीनियर भी चक्कर खा जा वहाँ जाके, ठीक है। कभी आप जाकर देखियो एलोरा के कैलाश मंदिर को, यूट्यूब पर देखो, आपको पता लगेगा क्या है, ठीक है। ये औरंगजेब तो था एक नंबर का बेवकूफ़, ठीक है ना। औरंगजेब को जो है क्या कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है। जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता है। वीणा, वीणा वादन कहा जाता है, इसे वीणा बजाने का बड़ा शौक था, ठीक है। और उसके बाद इसने अपनी बहू, अपनी पत्नी जिसका नाम था रबिया, क्या नाम था बेटा, रबिया उद दौरानी, रबिया उद दौरानी की जो याद थी उसमें इसने बीबी का मकबरा बनवाया। क्या बनवाया, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा बनवाया। अबे बीबी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में। तो इस बीबी के मकबरे को हम क्या नाम से जानते हैं, रबिया उद दौरानी का मकबरा। और ये जो रबिया उद दौरानी का मकबरा है, यानी बीबी का जो मकबरा है बेटा, बीबी, जो बीबी है हमारी, बीबी का जो मकबरा है, ठीक है। बीबी के मकबरे को जो है दक्षिण भारत का यानी साउथ इंडिया का ताज कहा जाता है। दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का ताज कहते हैं, ताज। क्या कहते हैं बेटा, ताज महल, ठीक है। याद रखियो, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का दूसरा ताजमहल कौन सा है, तो ये शेर शाह सूरी का मकबरा है। शेर शाह सूरी का मकबरा है भारत का दूसरा ताजमहल, शेर शाह सूरी, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा सासाराम बिहार में, इसे दूसरे मतलब भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखना। चलो आगे। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प, ठीक है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है बेटा। उस हरे वर्णक को क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। भारत में राष्ट्रीय मतदाता, भारत में राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जब 25 जनवरी को मनाया जाता है, थोड़ा सा याद रखना आप इस चीज़ को, है ना। उसके बाद एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी और इसकी जमा होती है। पंद्रह, वर्ष 1965 में पद्मश्री, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम की एक जानी मानी नर्तकी है। 1965 में पद्मश्री दिया गया था और इसका नाम क्या था, मृणालिनी साराभाई। कौन है बेटा, मृणालिनी साराभाई है,
ठीक है, और एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी है, यानी इसका संबंध भरतनाट्यम से है, ये नर्तकी है और ये स्टैटिक जैसा क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट्स विजन शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है। किस शीर्षक के साथ? पेमेंट्स विजन। ठीक है, नेक्स्ट, इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए। इनके तत्वावधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रह करके एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र बन गया। तो इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम है बेटा इनका? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। ठीक है, याद रखना। आगे भाई, जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इटली की। तो जॉर्जिया मेलोनी जो है कहाँ की है? इटली की प्रधानमंत्री है। ठीक है, और याद रखना आप, इटली की जो राजधानी, इटली की जो गंगा है वो पो नदी को कहते हैं। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। पीसा की झुकी मीनार इटली में है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये। इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतवर्ष में कौन सा वन बहुतायत में पाया जाता है अभी? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा वन पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, 20। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई 274 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 274 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 274 सेंटीमीटर होती है। 21वां है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। निम्नलिखित में से मोटे अनाज का एक उदाहरण बताइए। मोटा अनाज क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये, गेहूँ। तो गेहूँ एक मोटा अनाज का उदाहरण है। क्या है बेटा? गेहूँ एक मोटे अनाज का उदाहरण है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की जनसंख्या की कार्यशैली आयु वर्ग को सामान्यतः 15 और 59 वर्ष के बीच में मापते हैं। किसी राष्ट्र की जो जनसंख्या कार्यशैली आयु वर्ग है उसे 15 से 59 वर्ग के वर्ष के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, मापते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उपबंध करता है? अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता 44 में है। ठीक है, जो कि केरल में लागू है। हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल कहाँ का है बेटा? हॉर्नबिल जो है नागालैंड का, याद रखना। हॉर्नबिल जो त्योहार है कहाँ का है? नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का, नागालैंड का, नागालैंड का। ठीक है, याद रखना।